सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस का पेपर है अब, यहाँ पे मैं नोट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के जिन्हें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है कहीं से कुछ भी, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये नोट्स काफ़ी हैं। आपके पूरे सिलेबस को देख के उस पर सर्च करके मैंने ये नोट्स बनाए हैं, आप इन्हें पढ़ लो, बस इतना काफ़ी है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला है व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई वंस ओन इमोशन एंड दोज ऑफ अदर। इसका मतलब क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि आप अपने इमोशन को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और दूसरे के को भी समझ पा रहे हो कि दूसरे का इमोशन क्या है, वो क्या फ़ील कर रहा है, आप क्या फ़ील कर रहे हो और दूसरा क्या फ़ील कर रहा है। आप दोनों चीज़ों को समझ पा रहे हो और उनका यूज़ करके आप उन्हें मैनेज भी कर पा रहे हो। सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इमोशन और फिर उन्हें रेगुलेट करना और मैनेज करना। अब इसमें हमारा आता है कि जो हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस है उसमें 4 एक्सपेक्ट होते हैं। पहला सेल्फ अवेयरनेस, देन सेल्फ मैनेजमेंट और फिर ये हमारा सेल्फ एक्सपेक्ट है। और अगर हम इसका सोशल एक्सपेक्ट देखें तो उसमें आता है सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब इसमें हमारी डिफरेंट तरीके की चीज़ें आती है। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा आता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। अवेयरनेस ऑफ योर ओन इमोशनल स्टेट, अपने खुद के इमोशनल स्टेट की अवेयरनेस होना इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। रिकोगनाइज हाउ योर बिहेवियर इम्पैक्ट अदर, ये चीज़ समझना कि आपका बिहेवियर, आपकी चीज़ें दूसरों पे कैसे इम्पैक्ट करेंगी, ये भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। और पेइंग अटेंशन टू हाउ अदर इन्फ्लुएंस टू योर इमोशनल स्टेट, और ये समझना कि किस तरीके से दूसरे की बातें या दूसरे के इमोशंस आपकी इमोशंस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो भी इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट है। कि किसी ने कुछ कह दिया और आप उसे बुरा फील कर रहे हैं या किसी ने तारीफ़ कर दी तो आप अच्छा फील कर रहे हैं। इट्स अ पार्ट कि दूसरों के स्टेटमेंट्स आपके इमोशंस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। देन व्हाट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट का अगर बेसिक मतलब समझो तो इट्स हाउ यू मैनेज योर सेल्फ, हाउ यू मैनेज योर ओन इमोशन। अपने खुद के इमोशन को आप कैसे मैनेज करो, दैट इज़ सेल्फ मैनेजमेंट। दैट इज़ कीपिंग डिस्ट्रप्टिव इमोशन एंड इम्पल्सिव इन चेक। मतलब आपके जो डिस्ट्रप्टिव इमोशन है, ये वो इमोशन की जो बहुत ही गुस्सा या बहुत ही एक्सेसिव कुछ होना, वो वाले इमोशंस को कंट्रोल में रखना। देन एक्टिंग कॉन्ग्रुएंस विद द वैल्यू, जो वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं, उनके अकॉर्डिंग एक्ट करना। हेल्डिंग अ चेंजेस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको बहुत ही फ्लेक्सिबली हैंडल करना। दूसरा, परस्यूइंग अ गोल इन अपॉर्चुनिटी डिस्पाइट द ऑब्स्टिकल एंड द सेटबैक्स, मतलब बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, रुकावटें होने के बाद भी अपने गोल को अचीव करना, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। देन हेयर इज़ सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपने चारों तरफ की जो चीज़ें हैं ना, उनसे अवेयर हो कि कैसे लोग आपके चारों तरफ है, वो क्या सोच रहे हैं, उनके इमोशंस क्या हैं, उनकी सोशल वैल्यूज़ क्या हैं, उनको समझना इज़ अबाउट सोशल अवेयरनेस। कि आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो रखे हो, आप बाकियों को भी समझ रहे हो। इट्स लाइक लाइकिंग अप ऑन अ मूड और इन अ रूम। मतलब इसका मतलब ये है कि आप दूसरों के मूड को समझ रहे हो। केयरिंग अबाउट वॉट अदर आर गोइंग थ्रू, आप ये समझ रहे हो कि दूसरे किस फेज से गुजर रहे हैं, उनके इमोशंस क्या है, उन पे क्या बीत रही है। केयरिंग अबाउट व्हाट द अदर पर्सन इज़ रियली सेइंग, और ये भी समझना कि एक इंसान अगर कुछ कह रहा है तो वो क्या कह रहा है, किस इमोशन से कह रहा है, किस सिचुएशन में कह रहा है। दैट इज़ अबाउट सोशल अवेयरनेस। देन इज़ रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हाउ यू हैंडल योर रिलेशन। अब रिलेशन का मतलब सिर्फ एक ही रिलेशन नहीं है, रिलेशन इज़ ऑल्सो हाउ यू हैंडल द रिलेशन विद योर ब्रदर, विद योर सिस्टर, विद योर पेरेंट्स, वो सब रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आता है। गेटिंग अलोंग विद अदर, दूसरों के साथ होना, जैसे आप अपने मम्मी पापा के साथ होते हो। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट इफेक्टिवली, भाई बहनों में लड़ाई होती है ना, उस झगड़े को इफेक्टिवली हैंडल करना। क्लियरली एक्सप्रेसिंग आइडिया एंड इन्फॉर्मेशन, अगर आपका कोई आइडिया है, आपके कोई थॉट्स हैं, अपनी बात अच्छे से रखना किसी के भी सामने जो भी आपसे रिलेटेड है। यूजिंग अ सेंसिटिविटी थ्रू द पर्सन फीलिंग टू मैनेज अ इंटरेक्शन सक्सेसफुली, और सेंसिटिविटी का यूज़ करना दूसरे की फीलिंग को मैनेज करने के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनसेंसिटिव हो रखे हो, किसी को चोट लग गई है और आप उसे कह रहे हो कि उसे मोटिवेट कर रहे हो कि चल भाई उठ जा, तू दौड़ ले, अरे चोट लग गई है, उसकी हेल्प करो। तो सेंसिटिविटी शो करना। देन इज़ द एलिमेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के वैसे तो मेन 4 ही एलिमेंट है जो आपके सिलेबस में है। दैट इज़ सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन मतलब सेल्फ मैनेजमेंट, एंड सोशल स्किल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। लेकिन मैंने यहाँ पे और भी दिए, जैसे इंटरनल मोटिवेशन एंड एम्पैथी।
एम्पैथी इज़ अबाउट कि आप दूसरे की फीलिंग्स को समझ रहे हो, बट दूसरे की फीलिंग को समझ रहे हो उसके शू में एंटर करके, उसके इमोशन को, मतलब आपके ऊपर भी वो चीज़ हुई है, आपने भी वो सब सहा है, इस वजह से आप उसके इमोशन को और अच्छे से समझ रहे हो, दैट इज़ एम्पैथी। द 4 डिफरेंट एरिया ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। अब 4 डिफरेंट एरिया जहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा लगता है, दैट इज़ एबिलिटी टू परस्यूइंग इमोशन इन वन सेल्फ एंड अदर एक्यूरेटली, अपने इमोशन और दूसरे के इमोशन को ढंग से समझना, एबिलिटी टू यूज़ अ इमोशन टू फैसिलिटेट द थिंकिंग, और इन इमोशन को यूज़ करके आप एक आइडिया डेवलप कर रहे हो, एक थिंकिंग डेवलप कर रहे हो, सिर्फ समझना नहीं है, एक थॉट प्रोसेस भी करना है। देन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इमोशनल लैंग्वेज एंड अ साइन कन्वेड बाय इमोशन, इमोशन को समझना, इमोशनल लैंग्वेज को समझना, और जो साइन कन्वे हो रहे हैं इमोशन के थ्रू वो समझना। अगर कोई रो रहा है तो उससे आप क्या समझ रहे हो कि इसको कोई दुख होगा, तो दैट इज़ द साइन कि हाँ वो कुछ इमोशनल तरीके से आपको समझाना चाहता है। अगर किसी का शक्ल उतरी हुई है, डरा हुआ है, वो सारे इमोशनल साइन होते हैं जिन्हें आप देख के समझते हो कि हाँ इस इंसान को ये इमोशन आ रखा है और ये दिक्कत है। एबिलिटी टू मैनेज इमोशन सो एज टू अटेंड द स्पेसिफिक गोल, और इमोशन को समझने के बाद अपने इमोशन को मैनेज करना जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ताकि आप अपने गोल को अटेंड कर सको। मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस के जो मॉडल है इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आना ही है 100%। अब ये 3 तरह के मॉडल होते हैं, एबिलिटी मॉडल, ट्रेट मॉडल और मिक्स्ड मॉडल। ये यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है EQ का। इसका मतलब ये है कि जैसे IQ होता है उस तरीके से इमोशनल इंटेलिजेंस को हम ऑफन मेज़र करते हैं EQ में, जो ये बताता है कि व्हाट इज़ योर कैपेसिटी टू परसीव द अदर इमोशन एंड टू मैनेज योर इमोशन, कि आप दूसरे के, आपकी कितनी कैपेसिटी है कि आप दूसरे के इमोशन को और अपने इमोशन को समझ पा रहे हो और कैसे अपने इमोशन को मैनेज कर पा रहे हो, वो हम मेज़र करते हैं EQ में, इमोशनल इंटेलिजेंस में। अब now the first model is ability model. This model avoid emotion as vital information source that able a person to make a good use of the social environment. ये मॉडल ये कहता है कि जो इमोशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाइटल इन्फॉर्मेशन है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सोर्स है जो एक इंसान को सोशल इन्वायरमेंट का अच्छा यूज़ करने में मदद करती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू प्रोसेस द इमोशनल इन्फॉर्मेशन वेरी फ्रॉम वन पर्सन टू वन अदर एंड सर्टेन अडप्टेड बिहेवियर मैनिफेस्ट देम इन दिस एबिलिटी। मतलब ये कहता है कि हर एक इंसान की जो एबिलिटी होती है ना वो अलग होती है। एक इंसान दूसरे इंसान से ये इमोशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने में अलग होता है कि मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, मैं ज़्यादा अच्छे से सामने वाले के इमोशन को समझ पा रही हूँ एज़ कम्पेयर टू मेरे साथ कोई दूसरी बंदी है वो दूसरे के इमोशन को इतने अच्छे से नहीं समझ पा रही। सो एबिलिटी डिफ़र करती है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल। द मॉडल फर्दर प्रॉस्पर अ 4 एबिलिटी टाइप, और इसमें 4 एबिलिटी टाइप है। ये 4 एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ऊपर की 2 लाइन, ये 2 जो पॉइंट है वो याद भी ना रहे तो आप इन 4 एबिलिटी मॉडल को बहुत अच्छे से याद कर लेना, आप इन्हें अच्छे से लिख कर आना, ये काफ़ी हो जाएंगे फिर भी। रिसीविंग ऑफ इमोशन, पहला दूसरे के इमोशन को रिसीव करना, समझना कि जैसे कोई डरा हुआ है तो आप उसे देख के समझ पा रहे हो कि डरा हुआ है। यूजिंग ऑफ इमोशन, उस इमोशन को यूज़ करना, अंडरस्टैंड करना, और फिर इनिशिएटिंग द इमोशंस को इनिशिएट भी करना। तो ये 4 है, रिसीविंग द इमोशन, यूजिंग ऑफ इमोशन, अंडरस्टैंडिंग द इमोशन एंड इनिशिएटिंग द इमोशन। दूसरा आता है हमारा ट्रेट मॉडल। ट्रेट इमोशनल इंटेलिजेंस रेफर्स टू एज कॉन्स्टिलेशन और बिहेवियर डिस्पोजिशन एंड सेल्फ परसेप्शन रिगार्डिंग अ पर्सन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ प्रोसेस एंड यूटिलाइज द इमोशनल इन्फॉर्मेशन। ट्रेट मॉडल ये कहता है कि एक इंसान के अंदर जैसे बाकी ट्रेट्स होते हैं जो बाय बर्थ आते हैं, वैसी ट्रेट मॉडल ये बोलता है कि ये एक इंडिविजुअल का ट्रेट है जो बाय बर्थ उनके अंदर आता है और ये उनकी पर्सनालिटी में ऑलरेडी होता है। वहाँ पे ऊपर बोला गया था कि ये एबिलिटी होती है जो आप डेवलप कर सकते हो, लेकिन ट्रेट मॉडल कहते हैं कि एबिलिटी नहीं होती जो आप डेवलप कर सकते हो। ऑलरेडी आपके आप जैसे जहाँ से आ रहे हो उस जीन्स या कुछ ऐसे करके आपके अंदर खुद से होता है एज अ पार्ट ऑफ योर ट्रेट। एंड इस मॉडल को दिया था कॉन्स्टेंटिन एजल पेट्रिस ने। And this model distinguished the emotional intelligence from emotional intelligence as an ability-based concept by stating that people have emotional traits as a part of their personality। देखो मैंने वही बात अभी बोली कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस के एबिलिटी मॉडल से इसलिए अलग है क्योंकि ये कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा ट्रेट है जो एज अ पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी होता है, जो खुद से आता है। सो इट इज़ डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इमोशनल सेल्फ परसेप्शन फाउंड एट अ बॉटम ऑफ पर्सनैलिटी हायरार्की दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ ट्रेट इमोशनल क्वेश्चनर।
इन कॉन्ट्रास्ट टू द कॉम्पिटेंट मेंटल एबिलिटी इलिस्ट्रेट इज बेस्ड ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट, कि वहाँ पे एबिलिटी मॉडल में कहा गया था कि आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी कॉम्पिटिटिवनेस पे डिपेंड करता है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी का एक ट्रेट है जो ऑलरेडी आपके अंदर आता है. द डेफिनेशन इंक्लूड द बिहेवियर टेंडेंसी सेल्फ रिपोर्टेड और पोस्ट टू द एबिलिटी बेस्ड मॉडल विच रेफर्स टू द एक्चुअल एबिलिटी डेट हैव पीपल डिफिकल्ट टू मीजर साइंटिफिकली. सो आप इसको पूरा पढ़ लेना, वीडियो को पॉज करके, और इसे याद कर लेना. देन आता है मिक्स्ड मॉडल. सारे मॉडल में मिक्स्ड मॉडल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके आने के चांसेस भी ज़्यादा है. इट वॉज डेवलप बाय द डैनियल कॉलमैन एंड इट इज़ फोकस्ड ऑन डिफाइनिंग इमोशनल इंटेलिजेंस यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी दैट अफेक्ट द लीडरशिप परफॉर्मेंस. अब ये जो मॉडल है ना, ये डैनियल कॉलमैन ने दिया था और ये डिफ़ाइन करता है इमोशनल इंटेलिजेंस को बहुत सारी स्किल्स और कॉम्पिटेटिवनेस की कॉम्पिटेंसी के बेसिस पे. मिक्स्ड मॉडल कंबाइन द एबिलिटी विद पर्सनालिटी ट्रेट्स और करेक्टरिस्टिक. मिक्स्ड मॉडल क्या करता है, एबिलिटी और ट्रेट मॉडल को कंबाइन कर देता है, कि एबिलिटी विद द पर्सनालिटी ट्रेट से कंबाइन करता है. थस मिक्स्ड मॉडल आउटलाइन फ्यू इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्ट. अब इसके ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट हैं, ये ज़रूर आपको लिख के आना है. पहला सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेस, आपकी मोटिवेशन वैल्यू, गोल्स वगैरह से अवेयर हो कि आप पे क्या चीज़ है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस, आपको कब कौन सा इमोशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है. आपको अपने बारे में, अपने इमोशन के बारे में पूरी नॉलेज है. देन आता है सेल्फ रेगुलेशन. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि आपने अपने नेगेटिव इमोशंस को समझा, उन्हें रिकॉग्नाइज़ किया और फिर उसके बाद उन नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव इमोशन में बदला. मतलब जो नेगेटिव आपके इमोशन थे उन्हें समझ के उन्हें कंट्रोल किया और उन्हें एक पॉजिटिव पर्पस में डायरेक्ट किया. दैट इज़ सेल्फ रेगुलेशन. देन आता है सोशल स्किल. The construct simple utilize the first two element in such a way that to manage relationship with those around you. इसका मतलब सिंपल ये है कि आपका जो सोशल सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ रेगुलेशन वाले जो दो एक्सपेक्ट है, आप इन दोनों को यूज़ करके किस तरीके से आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनसे इंटरैक्ट करते हो, उन्हें समझते हो, दैट इज़ सोशल स्किल. देन एम्पैथी. एम्पैथी इज़ लाइक प्रैक्टिस एंड एम्पैथी इज़ लाइक एबल टू पर्सनली आइडेंटिफाई द चैलेंज विद अदर एंड कंटिन्यू कंसिडरिंग द फीलिंग ऑफ अदर. मतलब जो एक इंसान जिस चीज़ से सफ़र कर रहा है उस चीज़ को आप बहुत ही बेसिक लेवल पे समझ पा रहे हो, बिकॉज आपने कहीं ना कहीं उस फेज से आप भी गो थ्रू कर चुके हो या कर रहे हो. दैट इज़ एम्पैथी. देन मोटिवेशन. मोटिवेशन का मतलब होता है कि इट्स अ मिक्स्ड मॉडल ऑफ इमोशन, कि आप अपने आप को कोई गोल अचीव करने के लिए, आपका कोई मोटिव है, उसे अचीव करने के लिए इन्फ्लुएंस होकर कुछ काम कर रहे हो. मोटिवेशन मतलब बहुत सिंपल टर्म है, आप खुद भी समझ सकते हो कि कोई एक मोटिव है, उसको अटेंड करने के लिए आपको मोटिवेट होकर काम कर रहे हो. Then is self-awareness, ability to perceive and understand the thing that make you how you are is an individual including personality. अब आप कहोगे मैंने सेल्फ अवेयरनेस तो ऊपर पढ़ा दिया, तो मैं दोबारा क्यों पढ़ा दूँ. आपका जो पहला यूनिट है, पहला या सेकंड यूनिट में आपके ये सारे मॉडल्स हैं. उसके बाद एक अलग यूनिट है जिसके अंदर सेल्फ अवेयरनेस के बारे में ही पढ़ना है, और दूसरी यूनिट है जिसमें सेल्फ रिलेशनशिप मैनेजमेंट और इन सब के बारे में पढ़ना है. तो इसलिए मैं इसे अलग से भी पढ़ा रही हूँ ताकि अगर शॉर्ट नोट लिखवाए तो आप लिख पाओ. एबिलिटी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स दैट मेक यू यूज टू बी इंडिविजुअल इंक्लूड द पर्सनैलिटी एक्शन. वही जो मैंने समझाया कि आप अपने इमोशंस को कैसे समझ पा रहे हो, और ये एक साइकोलॉजिकल स्टेट होती है इन विच बिकम द फोकस ऑफ एन अटेंशन. आप इस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ लेना खुद से, इसमें ज़्यादा टाइम ऐसे लगेगा नहीं. ये बेनिफिट्स है सेल्फ अवेयरनेस की, कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं. आपको पॉजिटिव सेल्फ डेवलपमेंट होता है आपका, और सेल्फ स्टीम डेवलप होती है, आप अच्छे डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं. ये एक टूल एंड प्रैक्टिस है जो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे. आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर हो तो आप अपने लोगों के साथ इसे यूज़ कर सकते हो. ऐसे इस तरीके से मतलब चीज़ें लिखी हुई हैं, आप रोक के वीडियो पढ़ लेना. देन सेल्फ मैनेजमेंट. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने आप को मैनेज करना. दैट सेम कि आप अपने नेगेटिव इमोशंस को आइडेंटिफाई कर रहे हो और उन्हें पॉजिटिव वे, उन्हें कंट्रोल करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो. दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट. इट्स लाइक एंजाइटी, फियर, एंगर. अब इसमें क्या होता है, रेफर्स टू प्रोसेस बाय इंडिविजुअल इन्फ्लुएंस विच इमोशन दे हैव. आप समझ पा रहे हो कि कौन सा इमोशन आपका है, कब है, एंड हाउ दे एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड फीलिंग. आप ये तीनों चीज़ समझ पा रहे हो कि विच इमोशन दे हैव, व्हेन दे हैव, एंड हाउ दे एक्सप्रेस देयर फीलिंग. अब इसके अंदर इमोशनल रेगुलेशन ऑटोमेटिक होता है. ऑटोमेटिक मतलब गोल ड्रिवन, चेंज टू द इमोशनल एक्सपीरियंस. कंट्रोल्ड होता है कि आप उसे कंट्रोल कर रहे हो. कॉन्शियस,
देन अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटी होती है जो आपकी अवेयरनेस के बगैर हो जाती है, तो इनकी सिर्फ रीडिंग करने की ज़रूरत है। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हैं, आप बस रोक के एक बार पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी। ये मैंने और कंटेंट लिखा है कि 7 इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स अडल्ट के लिए। पहले सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुल अवेयरनेस, देन अडॉप्टेबिलिटी, देन सेल्फ कंपेंशन, रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग कंट्रोल, इमोशनल सपोर्ट, देन आता है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या है? देन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग दोस्त विद द डिवर्स बैकग्राउंड। सर सोशल अवेयरनेस मतलब आप जो डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से, उनके पर्सपेक्टिव को समझ पा रहे हो। इसमें क्या होता है कि आप डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करते हो, कि आप ऐसा नहीं कि आपका एक ही ग्रुप है। जैसे आप मान लो आप कोई रिलीजन में ले लो, आप हिंदू हो तो आप सारे हिंदुओं के बीच में ही बैठ रहे हो, आप दूसरी कम्युनिटी के बीच में भी बैठ सकते हो, दूसरे रिलीजन के कम्युनिटी के बीच में। आप डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करके अपने आप को कि लोग क्या सोचते हैं, कौन से रिलीजन का कौन सा पर्सपेक्टिव है। अगर आप गुजरात से हो तो ज़रूरी नहीं कि आप गुजराती लोगों में बैठो, आप और भी महाराष्ट्र और किसी लोगों में भी बैठ के चीज़ें समझ सकते हो। दैट इज़ अप्रिशिएटिंग अ डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग अदर इमोशन, दूसरे के इमोशंस को समझना, एम्पैथी डेमोन्स्ट्रेट करना, रिस्पेक्ट शो करना, ये सारे इसके एक्सपेक्ट हैं। और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, डिस्कवर वेरियस, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने इसमें लिखी हुई हैं काफ़ी डिटेल में। इतना मैं अगर करूँगी सारी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। देन आता है नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? पहले तो ये समझो, कम्युनिकेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हो। दैट इज एक्सचेंज ऑफ थॉट और आइडिया बिटवीन द इंडिविजुअल। तो कॉमन सिस्टम लाइक सिंबल, साइन और बिहेवियर और लैंग्वेज। और ये 2 वे होता है जहाँ पे एक इंसान सुन रहा होता है, दूसरा इंसान बोल रहा होता है। बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, मैसेज सेंड करा जाता है, एक्सप्रेस करा जाता है। अब इसमें ना आपके सिलेबस में ये है कि टिप टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हाउ यू कैन बी हैव अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो मैंने यहाँ कुछ काफ़ी सारी टिप लिखी है, 7-8 भी याद रहेंगे आपको, चल जाएगा। स्माइल ऑलवेज बिफोर स्टार्टिंग कम्युनिकेशन। जाके गुस्से में खड़े होकर कम्युनिकेशन करोगे तो ऑफकोर्स अच्छी नहीं होगी, सामने वाला ये सोचेगा अरे ये तो लड़ने आ गया फिर से। गिव योर लिसनर सिंसियर एप्रिसिएशन, देन क्लियरली एक्सप्रेस योर आइडिया थॉट यूजिंग अ सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। अपनी जो भी बात है वो दूसरे वाले को समझाओ ढंग से। गिव योर फुल अटेंशन टू द पर्सन स्पीकिंग। जो इंसान बोल रहा है उसे पूरी अटेंशन दो, उसकी बात सुनो, ऐसे नहीं कि आप पबजी खेलने पे लगे पड़े हो। टॉक अबाउट द थिंग इन विच योर लिसनर हैव इंटरेस्ट, और टॉक अबाउट द लिसनर्स इंटरेस्ट। मतलब आप ना जिस इंसान से वही बात करो जो उसका इंटरेस्ट हो, आप उससे कुछ भी ऐसी बात मत करो जो उसका इंटरेस्ट नहीं हो। मतलब अगर आप एक 3 साल के बच्चे के पास जा रहे हो तो आप उससे वही बातें करो जो उसे समझ आए। आप ये बातें मत करो कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, जो उसकी समझ के बाहर ही, उसे इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो आपके लिसनर के अकॉर्डिंग आपको बातें करनी है, ये एक बहुत इफेक्टिव टिप है। देन यू शुड ऑलवेज से वी रेदर देन आई, मतलब यूनिटी को एक्सप्रेस करो। डोंट टॉक अ स्क्रॉलिंग फेस और अ ब्रेडिंग वॉइस, मतलब वही चिल्ला के बात नहीं करनी है। इनकरेज ओपन एंड ऑनेस्ट फीडबैक। अब फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपने कुछ भी बात बोली, दूसरे को समझ आई या नहीं आई, ये इसी से पता चलता है कि फीडबैक है या नहीं। तो आप ओपन एंड ऑनेस्ट फीडबैक को इनकरेज करो ताकि लोग आपको अच्छा फीडबैक दें। बी माइंडफुल एट ए टाइमिंग ऑफ योर कम्युनिकेशन। माइंडफुल का मतलब होता है कि सोच समझ के बोलना। आप समझ पा रहे हो, पहले आप माइंड में प्रोसेस कर पा रहे हो कि आपको क्या बोलना है, तो दैट इज़ माइंडफुल। बी माइंडफुल ऑफ द टाइम ऑफ योर कम्युनिकेशन। Listen carefully of your mind and deeply by your heart. Express your idea and opinion with confidence and also be respectful to the other view. अपनी बात नहीं बोली है, दूसरे की भी सुननी है. Encourage other to share their thoughts and actively seek the diverse opinion. सबकी बातें सुनो. अगर आपको कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है ना आपके ओपिनियन पे, उसका भी सुनो कि एटलीस्ट वो कह क्या रहा है. हो सकता है कि आपका कोई फ़ायदे की बात ही बता दे. देन सिग्निफिकेंस ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. अच्छी कम्युनिकेशन करना तो आपने सीख लिया, अब अच्छी कम्युनिकेशन कर ली तो उससे फ़ायदे क्या हुए. पहला, बिल्डिंग अ रिलेशनशिप. एक अच्छी कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो आपको एक अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड करने में हेल्प करती है. कम्युनिकेशन ही रिलेशनशिप का फाउंडेशन होता है. और चाहे आपकी पर्सनल रिलेशनशिप हो चाहे प्रोफेशनल, दोनों में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी है. कम्युनिकेशन की हेल्प से आपका ट्रस्ट
डेवलप होता है, स्ट्रेंथ डेवलप होती है, आप अपनी फीलिंग को बता पाते हो, दूसरे की नीड को समझ पाते हो, लीडिंग टू हेल्दियर एंड मोर फुलफिलिंग रिलेशनशिप। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। जो झगड़ों का मेन रीज़न होता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े, उनका मेन रीज़न ये होता है कि आप अपनी बात नहीं समझा पाए, या मिस कम्युनिकेशन हो गया, या लैक ऑफ कम्युनिकेशन वगैरह। तो अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सुलटेगी। अगर आप दोनों मुंह बना के बैठ जाओगे, चुपचाप एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो उससे कोई कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन होगा ही नहीं। वो वही होगा जब आप एक दूसरे से बात करोगे। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, कोलैबोरेशन एंड टीम। सक्सेसफुल कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क इज़ वेरी क्रूशल। एंड अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर से इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा, और तो इसकी अगर वो शेयर नहीं करेगा, तो ऑफकोर्स वो टीम वर्क कहीं रह ही नहीं जाएगा। एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने में बहुत ही अच्छा रोल जो होता है वो कम्युनिकेशन प्ले करता है। क्योंकि अगर कोई टीम मेंबर कुछ भी कर रहा है, तो दूसरे टीम मेंबर उसे फीडबैक दे रहे हैं, या एक टीम मेंबर को कुछ पता है तो दूसरे को बता रहे हैं, तो बताएगा कैसे? कम्युनिकेट करके। सो कोलैबोरेशन और टीम वर्क में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन वर्क प्लेस पे इंपॉर्टेंट होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में। देन पर्सनल डेवलपमेंट, आपके खुद के डेवलपमेंट में कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। देन करियर एडवांसमेंट, अवॉइडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग का मेन रीज़न तो कम्युनिकेशन ही होता है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप ढंग से बातें कहोगे नहीं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तभी तो आपको फीडबैक की ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन में। अब ये मैंने 7-8 काफ़ी सारे 9 पॉइंट्स लिखे हैं, आप इसमें जितने आपको याद हो वो याद करो और अच्छे से लिखाओ। देन डिफ़िकल्टी इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या डिफ़िकल्टी एक अच्छे कम्युनिकेशन ना होने का क्या क्या कारण है। एक तो लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब ये है कि मान लो मैं पंजाबी हूँ और मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड है वो तमिलनाडु से है। सो मुझे तमिल नहीं समझ आती और उसे पंजाबी नहीं समझ आती, तो हम कैसे ही कम्युनिकेट करेंगे। सो मेन जो प्रॉब्लम है कम्युनिकेशन में, दैट इज़ लैंग्वेज बैरियर, दैट पीपल्स बिलोंग टू द डाइवर्स लैंग्वेज फील्ड एंड दे डोंट अंडरस्टैंड ईच अदर लैंग्वेज। देन आता है मिस इंटरप्रिटेशन एंड एम्बिग्विटी। मैसेज कैन बी मिस इंटरप्रेट एंड एम्बिगुअस ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज अनक्लियर लैंग्वेज, नॉन वर्बल क्लूज। एंड आपने कोई एक मैसेज लिखा, चलो चलते हैं, ठीक है, अब कहाँ चलना है, कब जाना है, आपने कुछ नहीं बताया, तो इससे क्या होगा, ये बहुत ही एम्बिग्विटी वाला मैसेज है, एम्बिगुअस है, वेग है, समझ नहीं आ रहा, तो इससे क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन। कोई समझ लेगा अभी चलना है, कोई समझना है कल समझना है, कल चलना है, तो मिस इंटरप्रिटेशन होगा। दूसरा होता है नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। अगर आप कोई बात बोल रहे होते हो तो बहुत सारे, मान लो मैं कोई बात किसी को समझा रही हूँ और चारों तरफ ढोल बज रहा है, तो मेरी बात दूसरे को समझ में नहीं आएगी, बिकॉज वो जो ढोल है वो नॉइज़ का काम करे, दैट इज़ डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहा है। तो नॉइज़ एंड डिस्ट्रैक्शन। अदर इमोशनल बैरियर्स, अब इसमें पूरा जो मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस समझाया आप उसमें पूरा लगा सकते हो। इमोशनल बैरियर्स का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इमोशन में होता है ना, मान लो इमोशन मैं ले लूँ एंगर, अगर कोई इंसान गुस्से में है और मैं उसे कोई बात समझा रही हूँ तो उसकी समझ में बिल्कुल नहीं आनी, कुछ नहीं समझ आना उसे, तो दैट इज़ इमोशनल बैरियर्स। लेकिन अगर वही इंसान शांत है और मैं वही बात उसे समझा रही हूँ तो उसे समझ आएगी, बिकॉज द इमोशनल बैरियर्स हैज़ नो देयर। लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग। अब लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग मतलब आपने कभी स्कूल में खड़े होकर एक लंबी स्पीच सुनी है, वो बहुत लंबी होती चली जाए तो आप अच्छे से सुनोगे ही नहीं, आपको लास्ट की बातें तो समझ ही नहीं आएंगी क्योंकि आपने स्टार्टिंग की स्पीच सुनी है, आपका ध्यान फिर कहीं और चला गया, तो दैट इज़ लैक ऑफ एक्टिव लिसनिंग, आप सुन ही नहीं रहे हो। देन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिफिकल्टीज अराउंड विद नॉन वर्बल साइन आर इनकंसिस्टेंट विद अ वर्बल मैसेज और दे आर कल्चरली डिफरेंट इन्फ्लुएंस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मतलब आप अगर कोई कम्युनिकेट कर रहे हो, मान लो मैं कह तो ये रही हूँ कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और मेरे एक्सप्रेशन ऐसे हैं कि तू तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, तो मेरे जो नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन है वो मैच नहीं कर रही है, वो वहाँ पे एक बैरियर का काम कर रही है। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी को दे दो तो उसकी समझ में नहीं आएगी, आप बहुत ज़्यादा ही मैसेज लिख रहे हो। कभी आपने देखा है कि अगर नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिखा जाता है बहुत ही प्रिस्क्राइब होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा होता, क्योंकि इतना बड़ा नोटिस अगर कोई नोटिस बोर्ड पे लगाएगा तो बच्चे जाके सिर्फ आधे स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए प्रिस्क्राइब इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करा जाता। देन हायरार्की और पावर डायनेमिक्स, कल्चर एंड डाइवर्सिटी कंसिडरेशन, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें थी। आप ये बाकी के पॉइंट खुद से पढ़ लेना। देन 3 वे टू मेजर द इमोशनल इंटेलिजेंस, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
मॉडल्स के बाद ये टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप इमोशनल इंटेलिजेंस को मेज़र करते हैं। तो एक तरीका होता है सेल्फ रिपोर्टिंग। सेल्फ रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है कि आप अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को खुद से मेज़र कर रहे हो, खुद से रिपोर्ट कर रहे हो, इवोल्यूट कर रहे हो। इट्स अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द कैंडिडेट परसेप्शन ऑफ देम सेल्फ, बट इट्स टैक्टिक हैज़ अ सम लिमिटेशन। मतलब ये जो टेक्निक है इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। आप खुद से, अब देखो, आपको अगर ये नहीं पता इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है और आपके पास एक अच्छी इमोशनल इंटेलिजेंस है ही नहीं और आप खुद ही उसे मेज़र कर रहे हो, तो आप कैसे ही मेज़र करोगे? मतलब यही हो गया ना, आपको आता तो है नहीं, टेस्ट में आपने कुछ आता नहीं था और मैम ने कॉपी चेक करने के लिए आपको ही दे दी, तो आपको जब आंसर आता ही नहीं तो आप चेक कैसे करोगे? तो यही इसकी लिमिटेशन है कि सेल्फ रिपोर्टिंग आप तभी करोगे ना जब आप उसमें अच्छे होंगे। अगर आप उसमें अच्छे ही नहीं हो तो आप रिपोर्ट कैसे करोगे? इट इज़ अ सॉलिड वे टू मेज़र इंटरैक्टिव लाइक दोज फाउंड इन अ पर्सनैलिटी, बट वही लिमिटेशंस इसकी हैं। दूसरा आता है अदर रिपोर्टिंग। अदर रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि कोई और आपकी रिपोर्टिंग कर रहा है। इट फ्लिप द सेल्फ रिपोर्टिंग। इस सेल्फ रिपोर्टिंग को फ्लिप कर देता है एकदम। स्क्रिप्ट इन टेक्स्ट अदर विद EI रेटिंग विद अदर। मैंने ऊपर EQ बताया था ना, उसी की हेल्प से जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो दूसरे लोग आपका मेज़र करते हैं। EQ इमोशनल, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ ऑब्जर्वर रेटिंग। इसे ऑब्जर्वर EI रेटिंग विद अदर, मतलब इसमें ये होता है कि कोई और सामने वाला बंदा बैठ के आपको रेट कर रहा होता है, इसे ऑब्जर्वर रेटिंग भी कहते हैं। और अदर रिपोर्टिंग डज गैदर वैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड अदर परसीव समवन, बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू मेजर EQ। ये बेस्ट वे तो नहीं है कि कोई और आपको रिपोर्ट कर रहा है, बट ये भी एक तरीका है जिसमें कोई और बैठ के आपको ऑब्जर्व करता है और फिर आपको रिपोर्ट करता है। दूसरा आता है एबिलिटी टेस्टिंग। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज़ द मोस्ट रिलायबल मैथड बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन स्किल्स। कि आपकी स्किल्स को लेके आपको नंबर दिए जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। पहला एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड रिकॉग्नाइजेशन टेस्ट, एम्पैथी टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, एक्सप्रेशन, रेगुलेशन, यूज़ ऑफ इमोशन। सो यहाँ पे आपका ये पूरा कंप्लीट होता है। आप इतना पढ़ लीजिए, आपके लिए काफ़ी। आपको फालतू में इधर उधर कंटेंट ढूंढने के और टाइम बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करो, बने रहो, लाइक करो, और अगर कुछ और चाहिए हो, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल देना। ओके, बाय बाय।